तो आप साइकिल से ही यात्रा करते थे। एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था आपका एक टाइम पे साइकिल से? उस चीज को तो लोग मतलब उसमें लेते हैं, मजाक में लेते हैं। 576 में था उड़ीसा में, तो 11 किलोमीटर का ट्रैक है वो पहाड़ से, तो नीचे साइड जा रहा था। हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, यू टर्न है, ट्रक आगे जा रहा था और मैंने सोचा कि ट्रक के आगे से स्पीड में थी, ब्रेक नहीं लग रहे थे उसके, मैंने ट्रक से क्रॉसिंग करके आगे निकल जाऊँ। क्रॉसिंग किया, सामने सीधा नीचे चला गया, 80 फुट नीचे खाई में गया। वो एक लड़का था मेरे साथ, मुकेश शाहरुख राय का, तो उसने मुझे निकाला। तो क्या दोनों फेफड़े ब्लॉक हो गए थे। 13 दिन भर्ती रहे, ऑक्सीजन लगा रहा। लोगों को वो नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है कि दिखावा कौन कर रहा है। हमें यात्राओं में सुकून मिलता है भाई। हाँ। ऐसा नहीं कि किलो वाली अलग है, दंडवत यात्रा अलग है, साइकिल वाली अलग है या पैदल वाली अलग है। टारगेट एक ही रहता है, शिव, और उसके सिवा कुछ नहीं। 800 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा, वो भी दंडवत, ये डिसीजन आपने कैसे लिया? अब वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था? उस समय साइकिल यात्रा से लौटा था तो एक्सीडेंट हो गया था। लौटा तो गौ सेवा में लगा था। अचानक से एक मन में ख्याल आता है कि चलो, वैसे केदारनाथ जाने का कोई प्लान नहीं था, 2024 में गए थे, 2025 में क्या ही करेंगे ये सोच रहे थे। सही है। लेकिन कहते हैं कि जब वहां से बुलावा आ जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। राहुल भाई है अपना, राहुल रावत, अधूरे मोहब्बत। हाँ। तो मैंने उसको कॉल किया, भाई चलना है, तो भाई एक बार में ही रेडी हो गया। आपने अपने जब घर वालों को बताया कि मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ 800 किलोमीटर की, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था उस टाइम? तो बोला मैंने कि मम्मी मैं ऐसी ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे शायद 1 साल लग जाएगी। और 1 साल लग जाए तुम्हें, तुम के तुम नहीं जा रहे? हमने फिर मम्मी ने पापा से, पापा आए बैठा गए, बोले बताओ क्या चाहिए तुम्हें, काय परेशान हो? हालांकि बहुत सी चीजों से परेशान था मैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे थे। रात का समय था, 10 से 11 बजे का। हम लोग 10 लोग थे। कहते हैं बाघ रहते हैं जंगल में, हर तरह के जानवर रहते हैं। 2 शेर और उनके साथ बच्चे थे, वो हम लोगों के जस्ट सामने से निकले। हम लोग 10 लोग थे, तो हम सबके रोम खड़े हुए थे। ऐसा आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मतलब अकेला 2-4 आदमी हो तो मतलब हमला कर देते हो। जैसे लोगों को लगता है कि जैसे हम यात्रा पर निकल रहे हैं, और यात्रा पर हमारी व्यवस्था कौन करेगा, हमें खाने को कौन देगा, अगर हम अकेले फंस गए कहीं पर कौन आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जिसके सहारे आप जा रहे हो 3 लोग का स्वामी है। सही बात। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, एक सीजन कई कहानियां, और आज उस कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर। सो व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड यू आर वाचिंग द निशांत शो। तो आज आ रहे हैं द निशांत शो पर वो जो झुककर चले पर इरादे कभी झुके नहीं, जो दर्द में रहे पर हौसले कभी झुके नहीं, मिट्टी को छुआ हर बार श्रद्धा के साथ और हर बार उठे एक नए विश्वास के साथ। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है विश्वास की, और ये कहानी है भूप सिंह यादव की। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। जय माई की सभी को। तो स्वागत है भूप भाई मेरे शो पे आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें बुलाया, हमें अच्छा लगा। अरे भाई, मैं सोच रहा था कि भैया शो चल रहा है, इसमें हमें बुलाया जाएगा या नहीं। नहीं, पब्लिक की बहुत डिमांड थी कि भूप भाई को लाया जाए, तो फाइनली आ चुके हैं भूप भाई। ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो भूप भाई स्वागत है, कैसा लग रहा है मेरे शो पे आकर? अच्छा लग रहा है भैया। और सुनाइए, सब बढ़िया? बढ़िया, सब बढ़िया, घर पे बढ़िया है, सब दतिया बढ़िया है, सब बढ़िया है। भाई बहुत दिनों से भाई का वेट हो रहा था, भाई की डेट नहीं मिल पा रही थी, कभी भाई बिजी चल रहे थे, कभी हम लोग, बट फाइनली एपिसोड होने जा रहा है भाई के साथ। तो भाई थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आई नो बहुत कुछ है जानने के बारे में। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से पूछना चाहूंगा कि स्कूल टाइम में भूप भाई कैसे थे? स्कूल टाइम में तो हमारे दोस्त बता सकते हैं कैसे थे। हाँ, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा है। हाँ, नहीं अच्छा, जैसे कि
आप स्कूल टाइम पे बदमाश थे, अच्छे बच्चे थे? नहीं, अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे तो नहीं हो सकते आप। अच्छे तो नहीं थे, बदमाश थे, क्योंकि जितने भी हमारे टीचर थे, मैडम जी, सब परेशान रहा करती थी कि इस बच्चे का क्या होगा, सही भविष्य किस तरह गुजरेगा इसका, किस लाइन मतलब जाएगा। मोस्टली आपने देखा है ना, जो स्कूल में जब टीचर्स कहते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये पढ़ता बैक बेंचर है, ये मस्ती ज्यादा करता है, नहीं। वही लोग उखाड़ लेते किस तरह ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे एक रवि जहाँ सर थे, हाँ। उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि मुझे सुधारने की, और वो मुझसे बोलते थे कि मेरा एक ही काम है, भूख को सुधारना, और मैं उनको बोलता था कि आप कुछ भी कर लो, मुझे नहीं सुधार पाओगे। सही बात है। अच्छा, तो चलो मान लो मैं आपके आज दोस्तों से पूछूं कि भूप भाई की 2 अच्छी क्वालिटी उस टाइम की स्कूल में और 2 बेकार क्वालिटी, तो वो क्या बताएंगे? सब बेकार ही बताएंगे। नहीं नहीं, आपको सोच के बताना है कि आज का समय देखते तो अच्छा बताएंगे, लेकिन उस टाइम में जो था वो रियलिटी है कि दूसरी लाइन में थे हम। अच्छा, इस लाइन में थे, धर्म के लिए बोलते थे, लेकिन नहीं। हाँ होता है, बचपने में इतनी समझ नहीं होती उस टाइम, बट आज जो भी हो आप क्रेज अलग था उस टाइम का। ऐसा लगता था कि बदमाशी सब कुछ राजे बदमाशी कर पाएंगे, लेकिन दादा आए तो बदमाश साफ कर गए वो। फिर मैंने कहा चलो निकल जाते हैं, निकल सही गए। बात है। हाँ तो भाई, ये जो जैसे कि यात्रा वगैरह पे आएंगे अपन उसके बाद, बट जो वीडियो वगैरह बनाने का थॉट आपको किस क्लास में आया, कब ऐसे स्टार्ट किया आपने? वीडियो बनाने का कोई थॉट नहीं था, ना वीडियो बनाते थे। बचपन में एक मैडम थी हमारी, शिल्पा मैडम, वो हमें थॉट लिख के दे देती थी, डेली फोर्स करती थी कि जाओ स्टेज पे बोलो। तो थोड़ा बहुत बोलना आता था। फिर साइकिल यात्रा पे निकल गए, तो पहली वीडियो हमने सनकुआ पे बनाई थी, ऐसे ऐसे सामने से फोन पकड़ के सर पे सोफा कसा, ऐसे बोल रहे हैं कि आप अगर हमारी यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ो, हम आपको 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो इतना वीडियो बनाने का कोई थॉट नहीं था, ना बोलने का था, लेकिन निकल गए थे बस। हाँ तो जैसे कि आपने अभी साइकिल यात्रा का जिक्र किया, मैंने आपकी बहुत सारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप पहले साइकिल से यात्रा करते थे। तो साइकिल से आपने कौन कौन सी यात्रा करी और कहाँ कहाँ तक गए हो आप? साइकिल से शायद मैं 10-12 हज़ार किलोमीटर चल चुका हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से गया था केदारनाथ। साइकिल से? तो जिस दिन ओपनिंग थी 10 मई को, उसी दिन मैं पहुँच गया था। डोली के साथ गए थे तो आनंद अलग था, और कभी सोचा नहीं था कि मतलब वहाँ पर लोग पैदल चलने में घबराते हैं, मुश्किलें होती हैं, सांस फूलती है, लेकिन मैं गया तो वही मैं साइकिल लेके ऊपर चढ़ गया। साइकिल से सही है। तो मतलब आई थिंक उस टाइम में मुझे भी केदारनाथ जाना है, आई थिंक किसी रीजन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, बट जब वो निकलती है ना यात्रा, रील्स वगैरह में आप लोग देखते हैं, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप? केदारनाथ जाना नहीं होता है, केदारनाथ आप जा ही नहीं पाओगे। अच्छा, अगर आप सोचोगे कि मुझे केदारनाथ जाना है, हाँ, तो केदारनाथ नहीं जा पाओगे। केदारनाथ से बुलावा आता है। सही बात है। केदारनाथ वही जाएंगे जिसको महादेव बुलाएगा। नौबारनाथ कोई नहीं जा पाएगा। मेरे पास अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे निकला था जैसे हरकुलस की साइकिल थी, हाँ। 3000 की। उस टाइम नहीं चलती थी वो? नहीं चलती, पुरानी नहीं थी, लेकिन पुरानी नहीं चलती थी। नहीं, वो उस ब्रांड की आई थी अरे नहीं? हरकुलस की थी, हाँ। 3500 रुपए की थी। तो साइकिल थी, एक बैग था, ना उसमें सोने का कुछ था, ना कुछ खाने का, ना कुछ। सीधे निकल गया बस। एक मन अंदर से एक आवाज आई, मतलब कि चलो यार यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। सही बात। तो निकल गए। उसके बाद देखा, चलते गए, अपने आप व्यवस्थाएं लगती गई। कभी भी मैंने अपनी यात्राओं में ये जिक्र नहीं किया कि आज मुझे इस चीज़ की कमी है। मुझे जो लगा, मैंने अगर मन में सोच लिया कि आज मुझे इस चीज़ की कमी है, और कहाँ, तो मतलब सुबह से शाम नहीं हो पाई, वो चीज़ मेरे पास आ गई, कैसे भी करके आई हो। और आई थिंक मैंने जब आपकी वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किया था तो आप साइकिल से ही यात्रा करते थे, और आई थिंक मैं भी गलत हो सकता हूँ कि एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था आपका एक टाइम पे साइकिल से। उस चीज़ को तो लोग मतलब उसमें लेते हैं, मजाक में लेते हैं। नहीं, वो थोड़ी सी अगर आप स्टोरी ऑडियंस को बताना चाहें अच्छे से। क्या होता है, लोग मजाक में लेते हैं उसको, मतलब ऐसा लगता है उनको कि मैंने बताया जैसे कि मैं कानपुर क्षेत्र में था, उड़ीसा में। तो 11 किलोमीटर का ट्रैक है वो, पहाड़ से तो नीचे साइड जा रहा था। हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, यू टर्न है, ट्रक आगे जा रहा था, और मैंने सोचा कि ट्रक के आगे से स्पीड में थी, ब्रेक नहीं लग रहे थे उसकी।
मैंने ट्रैक से क्रॉसिंग करके आगे निकल जाऊंगा, स्पीड में, वरना ट्रैक में दे दूंगा तो चला जाऊंगा। जैसे क्रॉसिंग किया, सामने सीधा नीचे चला गया, 80 फुट नीचे खाई में गया। वो एक लड़का था मेरे साथ, मुकेश शाहरुख ट्राई का, तो उसने मुझे निकाला, तो क्या दोनों फेफड़े ब्लॉक हो गए थे। पहले दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन एक इंजेक्शन लगवा दिया वहाँ पर लोकल अस्पताल में, तो उससे दर्द कम हो गया। दूसरे दिन तो ऐसा हुआ कि ऐसा हाथ उठाने चर, ऐसा हाथ उठाने चर, मतलब फिर चल नहीं पाया। वहाँ से फिर उड़ीसा में एक अश्वनी ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर 13 दिन भर्ती रहे, ऑक्सीजन लगा रहा। लोगों को वो नहीं दिखता है, लोगों को दिखता है कि दिखावा कौन कर रहा है। कभी पूरी यात्रा में कभी भी रोना धोना नहीं किया। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि रोना धोना करना सही होता है। क्यों होता है कि जो लोग दिखावा करते हैं उन्हीं के ज़्यादा सपोर्ट में रहते लोग। अगर आप दिखावा नहीं करोगे, अगर रियलिटी दिखाओगे कि आज मैं खुश हूँ, तो आपको लोग नहीं देखना चाहेंगे। आदमी ये देखना चाहेंगे, अगर आप यात्रा कर रहे हो, अगर आपको किसी ने मारा है, तो आज मारा है और क्यों मारा, कल आदमी इसका वेट करेगा क्यों मारा है। हाँ तो भाई, जैसे कि देखा जाता है कि आप अपनी साइकिल यात्रा, दंडवत यात्रा और किलो पर दंडवत यात्रा के लिए आप फेमस हो। तो अभी तक आपने जितनी भी यात्रा करी है उसकी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? स्टोरी किस वे में देखना चाहते हैं आप? आई थिंक देखो, सबसे फेमस तो मेरी जो फेवरेट है वो केदारनाथ वाली जो यात्रा है, उसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे बैठ के। उससे पहले जितनी भी यात्रा करी उनमें से आपकी सबसे कोई फेवरेट ऐसी यात्रा हो तो उसकी कोई स्टोरी आप बताना चाहें? ये फेवरेट ऐसे तो नहीं है कि यादगार हो। यादगार तो सभी है, ये थोड़ी है कि कोई कपड़ा है ये पसंद है, ये नहीं है। यात्रा है, नहीं, एक सिर्फ भगवान के लिए करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें यात्राओं में सुकून मिलता है भाई। हाँ। ऐसा नहीं कि किलो वाली अलग है, दंडवत यात्रा अलग है, साइकिल वाली अलग है या पैदल वाली अलग है। टारगेट एक ही रहता है, सेव, और उसके सिवा कुछ नहीं। बाकी जो भी रहता है मतलब स्वर्ग जैसा रहता है, कहीं भी चले जाओ। अगर वैसे आपको जाने की जरूरत नहीं है, केदारनाथ, काशी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रियलिटी में अगर कुछ फैक्ट देखना है तो हमारे दतिया में भी बहुत ऐसे स्थान है जो एकदम वीरान में है। आप जाना चाहोगे, उड़नो की टोरिया है, पंचप कप है, वहाँ पर एक सुखदेव मुनि की गुफा है। हाँ। अगर आप यहाँ पर जाओगे, गुप्तेश्वर है, मतलब एकांत जगह है। हर जगह आपको वही सुकून मिलेगा जो आप केदारनाथ में महसूस करोगे, लेकिन जाओगे अकेले तब। हाँ सही बात है, अकेले जाओगे, अकेले जाओगे जब भी आप महसूस कर पाओगे कि कोई ऊर्जा है, यहाँ पर भी कोई बैठा है, हमें भी कोई सुन रहा है। हर पल कोई ना कोई देखता है, हम कुछ गलत करते हैं, अच्छा करते हैं तो हर पल देखता है। तो यात्रा एक सुकून है और मन की शांति है, और कुछ नहीं है। तो भाई, जैसे कि आप अपनी इतनी सारी यात्राओं के लिए फेमस हो, दंडवत यात्रा करते हो, आप साइकिल से यात्रा करते हो, किलो पर लेट कर भी आपने दंडवत यात्रा करी हुई है, तो आई थिंक मेरी जो एक पर्सनल फेवरेट है केदारनाथ वाली, उस पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन और उससे पहले वाली जो स्टोरी है, जो नई ऑडियंस है आपकी वो जानती नहीं है उस बारे में, तो कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? बहुत सी स्टोरी हैं जो नहीं जानते हैं। हाँ। तो मैं सबसे पहले अपनी साइकिल यात्रा पर गया था, तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। मैं केदारनाथ से लौट रहा था। पहले तो आपको केदारनाथ से जाने की बता देता हूँ। केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे थे। हाँ। रात का समय था, 10 से 11 बजे का। हम लोग 10 लोग थे। कहते हैं बाघ रहते हैं जंगल में, हर तरह के जानवर रहते हैं। 2 शेर और उनके साथ बच्चे थे, वो हम लोगों के जस्ट सामने से निकले। हम लोग 10 लोग थे, तो हम सबके रोम खड़े हुए थे। ऐसा आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मतलब अकेला 2-4 आदमी हो तो मतलब हमला कर देते हो, वही तो। लेकिन सामने से वो निकल गए, हम लोगों को कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम तुंगनाथ से हम सब लोग अलग हो गए। तुंगनाथ पे गए थे, सब 10 लोग थे हमारे साथ। अहमदाबाद से थे राहुल भैया, अंकित भैया थे गुजरात से, और हमारे सिमड़ा से थे अरविंद अंकल। मतलब 10 लोगों की थी। एक इंदौर से थे, एक महाराष्ट्र से थे, एक उड़ीसा से था लिकू, जिसको मैं मतलब हर वक्त क्या होता वो हमारे एज का था, बाकी सब बड़े थे हमसे। हाँ। तो उससे हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, और अभी भी उसको याद करता रहता हूँ। लेकिन क्या समय निकल जाता है, फिर क्या बाद में आप उसके साथ ना तो पढ़े हैं ना लिखे हैं ना मतलब कुछ नहीं उसके साथ, लेकिन उसके साथ सिर्फ कितने दिन का समय बिताया हुआ, 15 दिन का। 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति ने
मतलब जो आदमी सोचता है ना कि दोस्ती है, यारी है, कुछ भी है, रियल मायने में अगर आपको कोई दोस्त मिलता है तो यात्रा में मिलता है। एक बार मिलता है, उसके बाद बिछड़ जाता है। सही। यहाँ पर तो चेहरे चमकते हुए हैं। अगर आप आज सक्सेस हो तो आपके पीछे लगे हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हो तो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन उस बंदे के पास सब था, उसके बाद गाड़ी थी, वो बुलेट से गया था वो, लेकिन उसने 10 दिन 15 दिन हमारे साथ रहा। मतलब मैं कितना साइकिल से चलता था, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, क्योंकि वहां पर साइकिल चलाते नहीं थे, हाँ। धक्का धक्का देने में निकल जाता था। तो वो बंदा ऐसा था ना कि उसने 15 दिन अपनी बुलेट उस साथ में रखा उसने। बताओ। और उसका नहीं, मतलब कुछ दोस्त ऐसे बनते हैं ना जिससे दिल से दिल मिल जाते हैं, कनेक्शन बैठ जाता तो वो याद नहीं। अरे यार, दिल से दिल तो किसी से ही मिल जाता है। दिल से दिल तो हमारा आपसे मिला है, सही लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं होती है। हाँ, एक हो होता है जाता कि जब आपको जरूरत है, जब हाँ। आपका समय खराब चल रहा है, जब आपको लग रहा है कि आज हमें कुछ खाने के लिए नहीं है, अगर आप हमारे साथ हो और अगर आपने हम अंदर जो सोच रहे हैं, अगर आपको वो फील हो गया कि नहीं भाई, हमारे भाई को इस चीज की जरूरत है, तो वो देना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर मैंने देखा, अगर मुझे लगता था कि मुझे भूख लग रही है तो 10 मिनट पहले समझ जाता था कि इसको भूख लग रही है, अब इसको खाना खाना है। सही। मतलब ये बॉन्डिंग होती है। और हाँ, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनसे ऐसा कुछ कनेक्शन बन पाता है, कुछ ही खास मित्र होते हैं। खास हाँ, मित्र होते हैं सबसे ज्यादा तो मतलब स्कूल के फ्रेंड होते हैं हमारे। हाँ, क्योंकि उनसे क्या ज्यादा होता है ना कुछ नहीं भाई। होता, क्योंकि उनका ही टिफिन खाते हैं, हाँ, उनको ही मारते हैं, उनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग वही होती है। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ में कुछ मिलते हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाते हैं। हाँ। नहीं, मैंने कई बार नोटिस किया है, जो स्कूल में दोस्त बनते हैं ना, जो बचपने में बन जाते हैं जब अपन कुछ समझ नहीं होती उतने में, लेकिन बड़े में अपन क्या है, बहुत चीजें परख के ही एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं क्योंकि उतनी समझ आ जाती है। लेकिन बचपन के दोस्त हमेशा वो स्पेशल रहते हैं अपने लिए। सही बात है। हाँ, स्पेशल है वही, आज भी है। सही बात। आज भी बात होती है, सब अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, हाँ, कोई कहीं कोई कहीं ऐसे लगे हैं। किसी का नाम पप्पू, किसी का कुछ, कहीं कुछ, बहुत मतलब गद्दे वद्दे, बहुत लोग ऐसे मतलब अलग अलग नाम रहते थे। वो अच्छा लगता था। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसा फैक्ट, जैसे लोगों को लगता है कि जैसे हम यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा पर हमारी व्यवस्था कौन करेगा, हमें खाने को कौन देगा, अगर हम अकेले फंस गए कहीं पर कौन आएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जिसके सहारे आप जा रहे हो 3 लोग का स्वामी है। सही बात है। आप एक बार निकल जाओ, 3 लोग का स्वामी है। मेरठ की घटना है मेरे साथ। आर्मी कैंट एरिया है, जहां पर चारों साइड चले जाओ 10-10 किलोमीटर तक आपको कोई सिंगल व्यक्ति नहीं मिलता। रात में, रात के 2 बजे मैं केदारनाथ से लौट रहा था, तो जोर से पानी बरस रहा था, हवा चल रही थी। एक क्रिश्चियन स्कूल है, उसके नीचे भी बैठा था। वहां पर भी कोई नहीं आता है, मतलब उसका गेट दूसरी साइड से, कोई नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि भैया इतना करके क्या ही मिलेगा, यात्रा कर रहे हैं, भूखे डले हैं, हाँ यहाँ पर ठंड लग रही है, कोई है नहीं। तो रात के 10 बजे और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो एक लड़का आता है, होगा 20-22 साल का, मुझे उसके साथ वीडियो डली है। मैं उस समय क्या है, वीडियो में ज्यादा लिप्त हो गया था, मतलब ऐसा लगता था कि वीडियो ही सब कुछ है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई भाई की, कि भाई बिल्कुल गर्मा गर्म खाना, 2 बजे रात के गर्मा गर्म खाना लेके आए। मेरे पास वीडियो है, अगर आप जाओगे रील सेक्शन में तो नीचे मिल जाएगी मेरठ की, जहाँ पर 10-10 किलोमीटर से चारों साइड कोई नहीं है। वो खाना लेके आया और मतलब ये बोल गया कि सुबह मैं फिर से आऊंगा, आप यहाँ रुकना। तो मैं वहां पर 2 बजे तक रुका, फिर दोपहर में, लेकिन वो लड़का नहीं दिखा मुझे। तो मतलब क्या होता है, शिव हर जगह देखते हैं आपको। सही बात। अगर आप जैसे वीडियो वगैरह में लेते हैं तो एक हमारा क्या कैसा रहता है, फोन उठाया ऐसे किया, आज हमारे पास ये आए हैं वो आए हैं, तो हम इसके चक्कर में रियल को खो देते हैं। हमें यात्रा में हमें बहुत जगह ऐसा लगता है कि मतलब हमें कहीं ना कहीं मिले हैं और उस चीज को हमने मिस किया है। तो सोचेंगे अगर हम अगली यात्रा अपनी करने वाले हैं तो उसमें ऐसा कुछ ना हो, नहीं, इसलिए मैं प्रभु भी अकेला तो निकल कुछ रहा हूँ। सोच के आते हैं कि अगर आप उनको पहचान लोगे तो फिर क्या हाँ, ही। पकड़ लोगे, जाने नहीं दोगे कि बैठो यहीं पर, चलो अब हमारा कल नहीं, यहाँ अपन को उस टाइम पे अपन वो इतना सोच ही नहीं पाते ना कि इतना भी हो सकता है ऐसे। सोच तो सकते हैं, लेकिन क्या उस समय पे आप अलग वे में लेते हो। हाँ, आपको उस टाइम पे मुझे भूख लग रही थी, हाँ, तो फिर पेट की सोचते या सामने बैठा है कौन है, कहाँ से आया, उसके बारे में सोचते। हमने कुछ भी नहीं पूछा, पानी की बोतल दे गए, खाना दे गए, चले गए भाई। उस दिन के बाद में 2 बजे तक रुका, मैंने कहा भाई आएंगे वो, आएंगे आएंगे। उधर पूछा
वीडियो देखा ही भैया ऐसा तो वहाँ पर बोले 10 किलोमीटर तक कोई नहीं, और रात के 2 बजे खाना लाना तो नामुमकिन है। यहाँ से जाओगे हाईवे 35 किलोमीटर दूर है, कौन लाएगा आपके लिए खाना 10 बजे, 2 बजे? भैया ठीक है, 10 किलोमीटर से कौन ही खाना लाएगा। तो उस दिन लगा कि हाँ, आप यात्रा पर निकलते हो तो आप अकेले नहीं निकलते हो, आपके संग साथ में एक ऊर्जा रहती है, सही बात है, जो आपका हर समय साथ देती है। हाँ तो भाई अब आते हैं मेन स्टोरी पे। 800 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा, वो भी दंडवत। ये डिसीजन आपने कैसे लिया? अब वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जब आपने ये जाने का सोचा? मैं उस समय साइकिल यात्रा से लौटा था तो एक्सीडेंट हो गया था। लौटा तो गौ सेवा में लगा था। एक रहता है कि जब जितने ज़्यादा आप फेमस होगे उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, और उस समय पर थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा था। तो अचानक से एक मन में ख्याल आता कि चलो, वैसे केदारनाथ जाने का कोई प्लान नहीं था, 2024 में गए थे, 2025 में क्या ही करेंगे ये सोच रहे थे। सही है, लेकिन कहते हैं कि जब वहाँ से बुलावा आ जाएगा तो आपको तो जाना जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ से बुलावा आया तो मैंने एक राहुल भाई है अपना, राहुल रावत, अधूरे मोहब्बत, हाँ, तो मैंने उसको कॉल किया, भाई चलना है। तो भाई एक बार में ही रेडी हो गया, चलना है। हम दोनों लोग गए थे, 2 लोग स्टार्ट हुए, जैसे स्टोरी डाली तो फिर नितिन भाई का फोन आता है कि हम चलेंगे। तो हमें ऐसा लगा था कि नितिन भाई नहीं चल पाएंगे, तो हमने कहा लास्ट तक चलना पड़ेगा। तो भाई बोल रहा है कि ले चलो, हम तो चलेंगे। उसके बाद नितिन जैसे स्टार्ट हो गया, जैसे हम पीताम्बरा पर आ गए तो संदीप प्रजापति आ जाते हैं, नहीं भाई हमें चलना ही है, हम तो चलेंगे, वहीं तक चलेंगे। नहीं ठीक है चलो। 10 दिन 12 दिन हुए, 84 तक पहुंचे तो सर भाई को थोड़ा बुरा लगा, ये अकेले में बैठ के रो रहा था। अच्छा, किस लिए रो रहा था? कि उसको मम्मी की याद आ रही है। एक माँ बाप से प्रेम करना भी एक बहुत अलग बात होती है। लोग किसी भी वे में चले जाए, नहीं माँ बाप से इतना प्रेम नहीं कर पाते यार, माँ बाप अलग होते हैं और हम अलग होते हैं। सही बात। लेकिन वो मम्मी के लिए रो रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? भैया मम्मी की याद आ रही हो। नहीं जाना है? बोले नहीं आप कहो तो बताओ। हमने कि जब इतनी मम्मी की याद आ रही है, वहाँ के लिए इतना तड़प रहा है, तो हम अपने ऊपर ये हर दिन ऐसा सोचे और हर दिन तड़पे। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, मम्मी को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने फ़ोन लगा, मम्मी से बात हुई, पापा से, हमने कि पापा इसको ले जाओ, ये यहाँ पर रो रहा है, बुरा हाल है इसका, और अगर डेली डेली सोचेगा तो मतलब बहुत दूर जाना है, 800-850 किलोमीटर है। तो मैंने कहाँ तक चलेगा, हर दिन बुरा लगेगा। तो अगर आपको अगर मानसिक रूप से आप कमजोर हो तो आप फिर शारीरिक रूप से स्वाभाविक है कि आप कमजोर हो जाओगे। सही बात है। तो मैंने उसको भेज दिया। फिर उसके बाद एक नया मोड़ आता है हमारे अधूरे भाई साहब। आई थिंक जैसे कि आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, सबके लिए वो पेरेंट्स क्लोज होते हैं, तो थोड़ा सा मैं कट करना चाहूंगा। जैसे कि आपने अपने जब घर वालों को बताया कि मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ 800 किलोमीटर की, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था उस टाइम? 800 किलोमीटर उनका तो उसमें तो सही था, लेकिन जब सबसे पहले मैं साइकिल यात्रा पर गया था, हाँ, तो मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी मैं ऐसी ऐसी यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे शायद 1 साल लग जाएगी। और 1 साल लग जाए तुम्हें, तुम कहता नहीं जा रहा है। हमने फिर मम्मी ने पापा से, पापा आए बैठाए, बोले बताओ क्या चाहिए तुम्हें, काय परेशान हो। हालांकि बहुत सी चीजों से परेशान था मैं, उनको नहीं बता पाया। नहीं कि हमें तो जाना है। बोले कहाँ जाने? बोले कहाँ जा रहा है? फिर हमने एक बोर्ड बनवा दो, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग को। हाँ। तो पापा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग लिखी थी, और मम्मी पापा से कह रही कि हम तो केदारनाथ तक जा रहे हैं, सो 1 आध महीना में लौट आए। 1 आध महीना में लौट आए। और रास्ता में पहुंचे तो सिमड़ा पे हमने वीडियो डाली कि अब 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग जा रहा है। पापा फोन आओ, बोले कहा जी अच्छी बातें हैं। हमने कहा बुराई कहाँ है कि जहाँ। सो बोले ठीक है, बोले जल्दी लौटिए जो केदारनाथ से। हमने ठीक है केदारनाथ से लौटे, हम तो वैसे की डर रहे। केदारनाथ गए, पहुंच गए में पहली बार में उनका रिएक्शन थोड़ा अलग था कि आप जा रहे हो, मतलब फिर उनको भी लगने लगा कि अगर लड़का कुछ कर रहा है तो करने दो।
हाँ तो भाई जैसे कि आपने जब यात्रा स्टार्ट करी अपनी केदारनाथ की, तो आई उससे पहले आप दंडवत यात्रा कोई कर चुके थे क्या? नहीं। वो पहली थी आपकी, और वो भी इतने दूर दंडवत यात्रा। तो आप उस टाइम आपको डेफिनेटली लगा था कि आप ये पूरा कर पाओगे? हमने जिस दिन बोला था उस दिन ही लगा था कि हम पहुंचेंगे। हम्म, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ 2 लोग रहें, 10 लोग रहें या मैं अकेला चलूं। हम्म, मैं उस चीज से बहुत परे हूँ। मैं ये यात्रा करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई रहे। सही बात है। वो एक डायलॉग सुना होगा आपने, हम्म, जिंदगी जीने के लिए हम्म, खुद के सिवा किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। अपने सिवा कोई नहीं हो सकता अपना। हाँ, और वो और माइंडसेट ऐसा रखना ही चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट रहोगे किसी पे फिर तो कर ही नहीं पाओगे ना। माइंड सेट रखना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जब आप भक्ति मार्ग पर निकलते हो ना, हम्म, तो आपको एक आगे एक आशा रहती है, एक आपको एक उम्मीद रहती है, एक आपको एक अलग ऊर्जा दिखाई देती है कि सामने कोई है, हम्म, हम ये कर जाएंगे चाहे कितना भी कठिन हो। हम तो आज कलयुग में हैं, दंडवत यात्राएं कर रहे हैं, साइकिल यात्राएं कर रहे हैं। बहुत से हैं जो पूरा केदारनाथ से बद्रीनाथ तक हिमालय पर ही आते हैं। आज के समय में भी साधु हैं जो पूरा प्योर बर्फ में जाते हैं, जहाँ आप नंगे पैर 5 मिनट नहीं रुक सकते हो, आप तपस्या है। प्यारे हो जाओगे। सही बात। वो वहां पर वो पैदल जाते हैं। तो मतलब एक अंदर से लगता है कि जब भगवान उनको इतनी सामर्थ्य दे सकता है, तो हम यहाँ पर रोडों पर नहीं चल सकते क्या? सही बात। हिमालय पे चल रहा है कोई, तो अपन यहाँ पर तो स्वाभाविक है। केदारनाथ जाओ तो बड़ी बड़ी जटाएं। मैंने तो बहुत दिन नोटिस किया कि बहुत से साधु हैं, आप अगर उनके पास दिन रात भी बैठे रहोगे तो उनकी एक ही मुद्रा रहती है, अगर वो बैठे तो बैठे। ऐसे हमें हमें रहता है कि हम ऐसे बैठे फिर ऐसे झुक जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, टेढ़े टापड़े होते जाएंगे। लेकिन उनकी एक ही मुद्रा रहती है, आप 24 घंटे देखते रहना। उसके बाद ना तो वो कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना कहीं जाएंगे। एक जगह पे अगर आप कितने भी दिन देखते रहो उनको, वहीं मिलेंगे बहुत से साधु। तो एक अलग ऊर्जा रहती है अगर आप उनमें भरोसा करते हो। अगर आपके अंदर यहाँ पर है कि बैठे हैं, तो फिर हाँ वो बैठे हैं। और भाई जैसे कि आपने यात्रा जब शुरू करी और आगे गए, तो बीच में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। और कभी उस यात्रा के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया कि यार बस अब नहीं हो रहा, या ऐसा कुछ लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट फेस है उस टाइम का? मैं 14 अप्रैल को निकला था 2025 में। 2024 में निकला था मैं। तो जब से आज तक मुझे किसी भी यात्रा में ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे साथ कोई परेशानी आ रही। अगर मैंने सुबह सोच लिया कि आज मुझे इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो शाम को वो दिक्कत खत्म हो गई है। लेकिन कभी ये सवाल नहीं आया, मैंने अंदर भी नहीं सोचा कभी कि मैं ये यात्रा कर रहा हूँ तो मैं घर पे चला जाऊंगा या कुछ भी। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अगर एक बार निकल गए, फिर उस रास्ते में कितने भी कांटे हों, लेकिन मैं उस पर ही चलूंगा। दूसरा नहीं अपनाऊंगा कि मैं शॉर्टकट ले लूं। कई लोगों ने बोला कि आप ऐसे मतलब केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है वो तो। अच्छी बात है, जो जैसी बताता है वैसा सुन लेते हैं, लेकिन अपने अंदर एक ही टारगेट रहता है कि हमें ऐसे करना तो ऐसे ही करें। सही बात है। और भाई जैसे आपने आई थिंक तीनों भाइयों ने स्टार्ट की थी जब यात्रा, तो आई थिंक वो दोनों भाई पैदल थे, नितिन 4 भाई? भाई थे, मुझे पकड़ हाँ, के 4 लोग थे। हाँ। तो फिर आई थिंक एंड पे जब पहुंचते पहुंचते आप और नितिन भाई बचे थे, और फिर लास्ट में भी मैंने जब वीडियो देखी थी उस टाइम पे, जब नितिन नितिन भाई की माँ का फोन आया था, तो वो भी तो उस टाइम मुझे लगा था यार भाई। 5 दिन के लिए वो चला आया था, क्योंकि हाँ। माँ को उनकी याद आ रही थी। उस टाइम पर पंजाब में बाढ़ आई थी, हाँ, उस टाइम एक तो ये भी और खतरा लग रहा था। हर दिन लैंडस्लाइड वगैरह हो रही थी। तो हाँ। उनकी मम्मी का फोन आया। उनकी मम्मी को मतलब मेरे साथ जो रहता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी माँ और हमारी माँ, सही बात तो आपकी माँ माता जी तो हमारी माता जी। कभी भी अगर मैं अपने माँ बाप से अगर फोन पे बात करता हूँ, तो उनको मैं नहीं बोल पाता हूँ कि चरण स्पर्श। लेकिन कभी भी दोस्त की माँ से बात करता हूँ, किसी की माँ से भी बात करूंगा, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ चरण स्पर्श। मेरे मुंह से ही निकलता है, मैं खुद की माँ बाप के लिए नहीं कर पाता हूँ इतना। तो उनका फोन आया कि बेटा ऐसी बात है। तो मैंने कहा मम्मी मैं इनको भेज रहा हूँ,
तो जैसे वो घर पे आ गया, तो जब अगर आप किसी को अपनी माँ बोलोगे तो सब माँ तो माँ होती है। तो उनकी मम्मी को जब घर पे आए और उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा रोते हुए, तो माँ तो माँ होती, पिघल गई और बोली तुरंत नितिन से कि निकलो घर से, जाओ वहीं पर। नितिन ने 2 दिन टहलाया कि नहीं अगर नहीं जा रहा है, 2 दिन बाद चले जाए। ठीक है, फिर वो 5 दिन बाद आप वापस आ गया, 5 दिन बाद वापस आ गया, 20 दिन बाद केदारनाथ पहुंच गए। हाँ तो भाई जैसे कि जब आप यात्रा कर रहे थे तो आपके मोती भाई अच्छे दोस्त बन गए थे, तो उसकी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक उनके साथ कुछ हादसा भी हो गया था। और स्टोरी क्या होता है, एक जीवन के लिए आपके लिए एक मतलब एक याद बन जाती है, मेमोरी रहती है। इतना छोटा सा था, छोटा सा बिल्कुल। एक वो ट्रक वाले बाबा के नाम से एक मंदिर फेमस है। तो देव क्या नाम था, वो नाम नहीं आ रहा है, वहां पर मंदिर के बाहर था। हम लोग निकल रहे थे अपनी यात्रा करके। तो दंडवत यात्रा में ऐसा रहता है कि ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जल्दी निकल जाओ, तो पीछे लगा रहा, उसको बहुत देर भगाने की कोशिश की, उसको बार बार मंदिर तक छोड़ के आए, नहीं गया। फिर पीछे पीछे लगा रहा, 2 दिन लगा रहा, वो धौलपुर के बॉर्डर तक पहुंच गए हम। फिर एक मन में सवाल आया कि ये हमारे साथ जा रहा है तो इसकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। तो धौलपुर में जाके उसको इंजेक्शन लगवा दिया काटने का, कि रेबीज किसी को ना हो जाए। उसको बेड ले लिया, मतलब पकड़ के चलते थे। तो उसमें एक वीडियो डाली थी जिसमें पकड़ गए और मतलब वो थोड़ा सा भीग रहा था। हाँ। तो जब हमारे साथ चलेगा, हम कौन से घर में चल रहे थे, तो मतलब हम बचे हैं और वो भीग रहा है। तो उसके ऊपर फिलहाल हम लोग छाता किए रहते थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उसमें उल्टा सीधा कहा वीडियो में। तो हमारे साथ चला रहा। अब जब वो मतलब क्या होता है कि हम किसी के भी साथ रहते हैं तो एक अटैचमेंट हो जाती है। सही बात है। उसकी ये आदत थी कि वो अगर बाहर नहीं सोता था, अगर हम लोग होटल में रुके तो अंदर साथ में सोएगा वो। ना तो हकता था ना मुड़ता था वो। इससे मतलब अगर आप सोचोगे कि देसी कुत्ता मतलब इतना कैसे जानता है, जब तक आप सोओगे अभी तक वो सोएगा, जैसे उठोगे तो बाहर जाएगा, सब करके आराम से फिर से फ्री। तो हमारे साथ चलता गया, एक अटैचमेंट हो गया। मतलब अच्छा मत, उसके बिना मतलब बुरा लगने लगा था। अगर 1 मिनट के लिए वो कहीं पे जैसे छोड़ दिया, दर्द नहीं दिखता तो बुरा लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, तो उसके थोड़े पैर में लग गई थी। तो उस दिन वो सीधा भागते हुए चला गया खेतों में, बहुत लंबा। तो उस दिन हमने पूरे दिन यात्रा नहीं की थी कि भाई ये वापस आएगा, क्योंकि उसके पैर में लग गई थी। चला गया भागते हुए खेतों में, देखा, ढूंढा, फिर वो मिल गया। मिल गया तो उसको फिर मतलब बहुत बुरा लगा और साथ में रखा, फिर पकड़ के चल रहे, चलते गए वृंदावन पहुंच गए, बरसाना। तो वृंदावन में उसने प्रेमानंद जी महाराज के आज दर्शन किए रात में। और कल जैसे हम वहां से निकले, दर्शन करने आए थे बैक होके, तो दूसरे दिन निकले और छाता रह गया था 13 किलोमीटर। और बोर्ड है वहीं पर, एक बाइक वाला आया और उसको टक्कर मार दी। तो मतलब 2-3 दिन रोए उस पे। 3 दिन मतलब ये रहा कि मतलब गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। फिर को वहां पर एक सज्जन पुरुष थे, संत टाइप के थे वो। तो उन्होंने बताया कि इसमें आपको रोने मतलब एक अंदर से बुरा फील हो रहा था कि लगता है कि हम इसको क्यों लेके आए। हाँ। जब इसको, और फिर भगवान पे भी शक होने लगा था, जब हम आपके दरवाजे पर जा रहे हैं और फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ। तो एक भरोसा सा उठ गया था। 3 दिन मतलब आवाज नहीं निकल रही थी। फिर एक संत थे, उन्होंने बताया कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उसके पूर्व के प्रारब्ध होंगे कोई। वो आप सोच रहे हो कि वो कोई जानवर नहीं था, उसने पूर्व में घोर तपस्या की होगी। क्योंकि ब्रज में मृत्यु उसी को प्राप्त होती है जो मतलब सालों से तपस्या की हो, ऋषि मुनि हो, तो उसका वो मोक्ष था। ब्रज भूमि में खत्म होना मतलब मुक्ति पाना। तो ये बात सुनी तो फिर मन को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मोती कहीं भी होगा अच्छा होगा। जहाँ हमने 13 किलोमीटर पर उसको गाड़ दिया था, तो हर दिन एक ही बात लगी रहती थी 3-4 दिन,
कि चलो जाके देखते हैं, खोद के देखते हैं कहीं जिंदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2-1 बार उसके पास वापस भी गए। आज उसको गाड़ा और देखो सौभाग्य की बात, मतलब कि गऊ के खुर जहां पर उसको गाड़ा था, मतलब 4 के 4 खुर उसके ऊपर बने थे। बहुत मतलब एक अलग है और लगता है। सोचते थे कि जब केदारनाथ पहुंचे तो उसका हमारे पास जैकेट थी उसकी, वो रेनकोट, उसके गले का पट्टा आज भी रखा है मेरे पास, उसको कहीं मैंने फेंका नहीं। गले का पट्टा जब भी देखते हैं तो मतलब रोना आ जाता है और उसकी याद आती है कि भाई था कोई जो मतलब जानवर तो कोई भी हो, अगर आप उसको साथ में रखोगे। हाल में हमारे पास गौरी हैं, हमने इनको भेज दिया एक जगह। हाँ, तो फिर मुझे इनसे बड़ा लगाव है। सही बात। हालांकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर हूँ, मेरे पास दतिया में खुद का घर नहीं है, जगह रहने के लिए नहीं है, लेकिन कैसे भी करके मैं, अगर मेरा ये है कि अगर मैं भूखा रहूंगा तो चलेगा, मेरे साथ कोई आदमी है या जानवर है वो उसको भूखा नहीं रहने देता। सही बात। मैं अपने अंदर का बताऊंगा ही नहीं आपको मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उनको मैं संभाल के रखता हूँ। हाँ तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जैसे कि जब आपकी यात्रा कंप्लीट हुई, केदारनाथ पहुंचकर सबसे पहले जो आंसू थे आपकी आंखों में, वो दर्द के थे या सुकून के? सबसे पहले केदारनाथ पहुंचा तो दर्द के आंसू थे, क्योंकि हमारे पूरी यात्रा में सिर्फ एक ही बात का दुख था कि मोती क्यों गया। हमारे जो हम अपने अंदर सोचते थे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये हमें छोड़ के गया, वो हमें छोड़ के गया, हमें वो सब भूल गए थे। हमारे अंदर एक ही सवाल था कि मोती क्यों छोड़ के गया। मतलब बहुत से लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये धर्म के नाम पे व्यूज के लिए कर रहा है, तो उनसे आप कैसे डील करते हो? पहली बात तो यह है कि मेरे सामने आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई पूरे जिले में कि किसी ने ये कह पाया हो कि आप इसके लिए कर रहे हो। मैं अपना काम करता हूँ, धर्म का काम करता हूँ। किलो पर लेट कर दंडवत यात्रा करी थी, 100 किलोमीटर आई थिंक थी वो यात्रा। पहले 65 थी, फिर उसके बाद 120 किलोमीटर थी, मतलब 180 किलोमीटर टोटल हो गया था। जैसे कि अब आपकी हाल ही में दामोदर यादव जी से कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उस मतलब क्या वजह से हो गई थी? आपने जैसे बोला दामोदर यादव जी, तो जी में लगाना तो मैं छोड़ गया। जब धर्म को हर जगह टारगेट करते हैं आप, अंदर से एक ऐसा हो गया कि मैं उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ। एक बाबा कोई तो वो गलत हो सकते हैं, हाँ। कोई धर्म गुरु एक आध हो तो वो गलत हो सकते हैं, हर कोई गलत है क्या? एग्जैक्ट रीजन या पर्पस क्या है आपका इन सब यात्रा करने के पीछे? एग्जैक्ट रीजन तो यही है कि धर्म का जितना प्रचार हो सके, क्योंकि आजकल कलयुग है और कोई इसकी ओर नहीं बढ़ना चाहता है। टेक्नोलॉजी कटुए है ना, हाँ। ये किसी के नहीं होते। सही बात। ये जो मूल्य है, मैं देखो किसी को भी बुरा लग सकता है, मेरे भी दोस्त हैं हाँ बैठते हैं, लेकिन मुझे पता है जब आपका इस्लाम कहेगा, आपका वो कटमुल्ला जो क्या बोलते हैं उसको मौलाना, अगर आपको एक फरमान जारी करेगा, आप कल मुझे मारने में संकोच नहीं करोगे आप।